हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले पार्ट में मैंने अनुच्छेद 12 से 20 तक कवर किया था। इस पार्ट में हम अनुच्छेद 21 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 हमारा क्या कहता है? प्राण, किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन, उसके वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर हमारा अनुच्छेद 21A ये बाद में जुड़ा है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता दी गई है। ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का जोड़ करके 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसी नियम के तहत मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। पहले हमारा मूल कर्तव्य 10 हुआ करता था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है। 11वां मूल कर्तव्य, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति जो बालक अभी मौजूद है या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी माता पिता का यह दायित्व है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। फिर हमारा अनुच्छेद 22 क्या कहता है? मनमानी, गिरफ्तारी और निरोध यानी निरुद्ध से संरक्षण। अर्थात कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई दबंग व्यक्ति आ जाए या गुंडा आ जाए, किसी भी व्यक्ति को जबरन वो उठाकर ले जाए, बोले कि तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसे पुलिस, कोई दबंग पुलिस होता है, ऐसा करता है, इसके खिलाफ अनुच्छेद 22 ये संरक्षण देता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को राज्य द्वारा मनमाने ढंग से गिरफ्तार एवं निरुद्ध करने से संरक्षण मिलता है। जैसे कोई निरंकुश शासन या कोई राज्य मनमानी करे और बताए कि ये इंसान को गिरफ्तार करके लाओ, ऐसा नहीं कर सकते। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण बताए बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति है, उसको बिना कारण बताकर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरा है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे यानी आने जाने का समय छोड़कर के भीतर किसी निकटवर्ती मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तीसरा क्या है? प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के संसद के विधि यानी व्यवसायी वकील के माध्यम से अपनी रक्षा कराने का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति है, अपनी गिरफ्तार हुआ है या कोई अपराध किया है, तो वो अपने मनमाने ढंग से कोई भी वकील रख सकता है अपने संरक्षण के लिए। ये जितने भी संरक्षण हैं जो हमने अभी बताया पीछे जो अभी मैंने बताया, वो सब अनुच्छेद यानी संरक्षण जो है वो उपरोक्त संरक्षण निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार व शत्रु देशीय व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा राज्य मानव के अनैतिक व्यापार तथा सभी प्रकार के बेगार व बलात् श्रम की प्रथा यानी दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 23 ऐसा नहीं कि किसी को आप उठाकर ले जाओ और उससे जबरन काम करवाओ, ऐसा नहीं। अनुच्छेद 23 इससे संरक्षण देता है। ये मौलिक अधिकार है। एक नोट है, दास प्रथा का अंत 1840 से 40 और 42 में लॉर्ड एलन बरो ने किया था। दास प्रथा का, ये पूछ लेता है दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1840-42 में लॉर्ड एलन बरो ने किया था।
अनुच्छेद 24 कारखानों, खदानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 18 साल से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाना, खदान तथा अन्य संकटमय उद्योगों में नियोजित नहीं किया जाएगा। यह हमारा अनुच्छेद 24 कहता है। उपरोक्त को ध्यान में रखकर संसद ने समय समय पर निम्न अधिनियम पारित किए हैं। पहला कारखाना अधिनियम 1948, दूसरा खान अधिनियम 1953, बाल श्रम प्रतिबंध अधिनियम 1986। फिर हमारा चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका में इस बात की परिकल्पना की गई है कि हमारा गणराज्य अन्य बातों के साथ साथ पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष यानी वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। पंथ निरपेक्षता का मूल्य स्थापित करने हेतु इस मौलिक अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण यानी कॉन्शियंस की तथा किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो, लेकिन जबरन कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। अनुच्छेद 25 यही हमारा कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। उपरोक्त स्वतंत्रता पर भी लोक व्यवस्था द्वारा लोक सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी धर्म को बदनाम करके अपना धर्म का प्रचार करो, ऐसा नहीं। आप सभी धर्मों को समान आदर करोगे। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता के अंतर्गत किसी का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। यही एक प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आप किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अर्थात भय, प्रलोभन और अन्य तरीकों से धर्म परिवर्तित कराना विधि के अधीन दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 26 हमारा क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्यों की प्रबंधन कर सकते हो। इसके तहत सभी धार्मिक संप्रदायों तथा उनकी शाखाओं को यह अधिकार है कि वे धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण कर सकते हैं, धर्म विषयक अपने कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं और इन्हें संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और प्रबंधन का अधिकार होगा, किंतु संपत्ति का प्रशासन विधि के अनुसार होना चाहिए। इस अनुच्छेद पर भी युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे अभी आपने देखा था पिछले साल 3-4 साल पहले जो जैसे बाबा आसाराम बापू थे, ऐसे ही बहुत सारे बाबाओं ने धर्म के नाम पर लूटपाट मचा रखी थी, तो इस पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि में कर न देने की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्य से जुड़े हो और आप कर सरकार को ना भी दो तब भी चलेगा। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 हमारा क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा में ऐसा नहीं कि कोई भी स्कूल इस बात की गारंटी नहीं देता कि नहीं हमारे यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इस अनुच्छेद के अनुसार पूर्णतः राज्य निधि से स्थापित शैक्षिक संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा देने का पूर्णतः प्रतिषेध है। यानी सरकारी स्कूलों में या कोई भी स्कूल कॉलेज हो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है, ये पूरी तरह से निरुद्ध है। राज्य से मान्यता तथा सहायता प्राप्त अन्य संस्थाओं के मामले में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता होगी। ऐसा नहीं कि हाँ तुम इस धर्म से हो तो तुम्हें इस धर्म में आना जरूरी है, हमें नहीं पसंद है हम नहीं जाएंगे, ये अनुच्छेद 28 कहता है हमारा। फिर है 5 मौलिक अधिकार का ये 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णन है। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है दिया गया है। इस अनुच्छेद में भारत के राज्य क्षेत्र में उपस्थित जनसंख्या के किसी भाग या समुदाय जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है को बनाए रखने का अधिकार है। अर्थात न तो राज्य द्वारा न तो किसी अन्य समुदाय द्वारा कोई विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति किसी अन्य समुदाय पर थोपी जाएगी। ऐसा नहीं, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तराई क्षेत्र में, यूपी के तराई क्षेत्र में, भारत के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजातियों का अपना मुख्य भाषा है, एक भाषा या बोली है और उनका एक लिपि भी है जो अपनी वो उस लिपि का संरक्षण देने का अधिकार अनुच्छेद 29 में हमारे संविधान में उल्लेख है। अनुच्छेद 29। फिर है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 30 हमारा ये कहता है कि जैसे आप कोई कोचिंग सेंटर या कोई स्कूल कॉलेज खोलना चाहते हो, जैसे मुस्लिम वर्ग में मुस्लिम अल्पसंख्यक थी, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगी है, लेकिन पहले हमारे भारत में हिंदुओं की जनसंख्या अधिक है, लेकिन मुस्लिमों की जनसंख्या अभी भी कम है। इसलिए उनको मदरसे स्थापित करने का अधिकार है, वो उर्दू वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। फिर छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया। अधिकार तभी सार्थक होते हैं, यानी जो मौलिक अधिकार है वो तभी सार्थक होगा जब उन्हें लागू किया जा सके और उल्लंघन होने पर उपचार किया जा सके। जैसे किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या उसे उसका मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 32 के तहत भाग 3 में मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की शक्ति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। जैसे आपको मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा तो आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी सुनवाई ना हो तो आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। यदि मौलिक अधिकारों का राज्य द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो व्यक्ति संवैधानिक उपचार के तहत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। इसी महत्व के कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा तथा संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि यह संविधान की आत्मा है तथा यह संविधान का हृदय भी है। फिर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय समुचित रिट जारी कर मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो इसके लिए जब आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जाओगे तो वहाँ पर उच्च न्यायालय ये 5 प्रकार की रीट जारी करती है आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। यह कौन कौन सी रीट है, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रट जाना चाहिए। हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में हेबियस कॉर्पस। यह रिट एक आदेश के रूप में जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति द्वारा बंदी बनाया यानी निरुद्ध किया गया हो, अर्थात अनुच्छेद 21 तथा 22 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में न्यायालय राज्य या उस व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, यानी अभी के अभी न्यायालय के समक्ष यानी सशरीर उपस्थित करें
और यह बताएं कि उन्हें किस प्राधिकरण यानी कारण से निरुद्ध किया गया है। यदि दिखाए गए कारणों से यह पता चलता है कि निरुद्धता का कोई विधिक औचित्य नहीं है तो न्यायालय निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ सकता है। ये अनुच्छेद यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर है दूसरा परमादेश। परमादेश क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं मेंडामस। यह न्यायालय द्वारा संविधान अथवा विधि के अधीन कोई सार्वजनिक पद धारण करने प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। यह परमादेश किसके विरुद्ध जारी की जाती है? जैसे कोई व्यक्ति है जो सार्वजनिक पद को गलत तरीके से धारण कर लिया है तो उसे हटाने के लिए यह परमादेश जारी की जाती है। यह रिट के माध्यम से न्यायालय उस प्राधिकारी को अपने पद संबंधी कर्तव्यों के निर्वाह करने का आदेश देता है। नहीं, ये है परमादेश। ये है जैसे कोई सार्वजनिक पद पर है और वह अपना ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है तो इसके संबंध में न्यायालय उस प्राधिकारी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का आदेश देती है कि अपना काम सही ढंग से करो। परमादेश की रिट प्रशासनिक और न्यायिक दोनों अभिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अर्थात ये न्यायिक व्यक्ति यानी जो न्यायालय में बैठे हैं उन व्यक्तियों को और जो अपना ड्यूटी यानी जो कार्य कर रहे हैं, सार्वजनिक कार्य कर रहे हैं, उनके भी खिलाफ जारी की जा सकती है। परमादेश की रिट निम्नलिखित के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी खिलाफ परमादेश जारी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। एक है राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध, इनके खिलाफ नहीं कर सकते हो। दूसरा है अन्य ऐसे प्राधिकारी जिन्हें विधि के अधीन विवेकाधीन शक्ति प्रदान की गई है। जैसे ऐसे प्राधिकारी जिसको ये समझ में है कि हमें अभी कार्य नहीं करना है, जब समय आएगा तब कार्य करेंगे, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप परमादेश जारी नहीं करवा सकते। फिर है तीसरा सार्वजनिक इकाइयों के विरुद्ध। फिर चौथा राज्य द्वारा किसी व्यक्ति से किए गए करार को मानने के लिए राज्य के विरुद्ध भी आप नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा रिट कौन सा? प्रतिषेध। इंग्लिश में प्रोहाइबिशन। यह रिट केवल न्यायिक अभिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। वस्तुतः यह रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध तब जारी की जाती है जब कनिष्ठ न्यायालय न्यायिक क्षेत्र अधिकार के बाहर के विषयों को सुनवाई के लिए लेता है। जब यह प्रतिषेध यानी प्रोहाइबिशन, जैसे उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय यानी अपने उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ जारी करेगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट का मामला है, हाई कोर्ट ने कहा लाओ हम देख लेंगे, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ ये प्रतिषेध यानी प्रोहाइबिशन रिट जारी कर सकती है। इस रिट के माध्यम से वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय की कार्यवाही तुरंत रोक देने का आदेश देता है। कहता कि ये मामला तुम मत देखो। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कहता कि ये मामला तुम्हारे लायक नहीं है, ये मामला हमारे पास भेजो, ये हम देखेंगे। फिर उत्प्रेषण यानी सर्सियोरी। यह रिट भी केवल न्यायिक अभिकरणों हेतु जारी की जाती है, जिसमें चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो या न्यायिक अर्धन्यायिक कार्य करने वाले निकाय हों में चलने वाले वादों को वरिष्ठ न्यायालय के पास भेजने का आदेश दिया जाता है। जैसे कोई मामला है जो कनिष्ठ न्यायालय यानी हाई कोर्ट में चल रहा है और बहुत दिनों से पड़ा पेंडिंग में, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो वो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा सकता है उत्प्रेषण के माध्यम से, जिसमें अनेक निर्णय की जांच की जा सके और यदि वह दोषपूर्ण हो तो उन्हें रद्द किया जा सके। फिर है पांचवा रिट कौन सा? अधिकार परीक्षा यानी को वारंटो। यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण कर लेता है, अर्थात ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
जैसे मान के चलो कोई IAS का पद है और कोई पुलिस वाला धारण कर ले या कोई सब इंस्पेक्टर धारण कर ले, तो ये अधिकार परीक्षा के तहत उसे हटाया जा सकता है। फिर है अब हमारा है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 हमारा, हमने रीट के बारे में देखा। अब हमारा है रीट हमारा अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है जब मौलिक संविधानों के उपचार के लिए। अब यह है अनुच्छेद 33। कुछ सेवाओं, सैन्य सेवा, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों तथा संचार सेवाओं में कार्य करने वाले भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार को लागू होने से रोकने के लिए विधि बनाने को संसद को शक्ति है। अनुच्छेद 33 हमारा ये कहता है कि जो सैन्य संगठन में या अर्धसैनिक बल या पुलिस बल हैं, उनके खिलाफ वो मौलिक अधिकार का उनको मौलिक अधिकार कुछ नियम कानून के आधार पर दिया जा सकता है। वो नियम कानून संसद बनाती है। फिर हमारा अनुच्छेद 34। जिन भागों में सेना विधि यानी मार्शल लॉ लागू है, उन भागों में मौलिक अधिकारों को लागू होने से रोकने के लिए विधि बनाने की संसद को शक्ति है। यानी जैसे जिन भागों में मार्शल लॉ, जैसे जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान वाले एरिया में जो जहाँ पर मार्शल लॉ लागू होता है, वहाँ पर मौलिक अधिकार बनाने की विधि संसद को दी गई है। फिर है अनुच्छेद 35। इसके तहत संसद को मौलिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक विधियों के निर्माण का अधिकार है। अनुच्छेद 35 हमारा क्या कहता है कि हमारे मौलिक अधिकार किस प्रकार से लागू होंगे, किस प्रकार से हटाए जाएंगे, ये हमारा अनुच्छेद 35 कहता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।